Hello everyone, I am your polity teacher. Welcome to Genius IAS Academy. And today, as we have earlier completed some of the fundamental rights, today we are completing the whole fundamental right. And this fundamental chapter would be done from my side then. ओके सो आज पहला आर्टिकल जो है वो हम पढ़ेंगे. अब अगला जो आपका चौथा आर्टिकल है वो है राइट. अभी तक हम 3 कर चुके हैं. राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ओके, ये आर्टिकल्स हम कवर कर चुके हैं. अब चौथा आपका आर्टिकल कौन सा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को आर्टिकल 25 से 28 तक डिफाइन किया गया है. कहाँ से लिखा गया है? आर्टिकल 25 टू 28 है. अब अलग हर एक आर्टिकल में क्या क्या बताया गया है आज मैं ये आपको बताऊंगी. सो आर्टिकल 25 में क्या है आपका? आर्टिकल 25 आपका क्या कहता है? क्यों हमें ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इतना रखा गया? क्योंकि रिलीजन इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ योर इंडियन सिस्टम ऑफ योर कंट्री. राइट, आपके इंडियन सिस्टम जो है उसका ये बेसिक एस्पेक्ट है बेसिकली राइट टू आपका जो रिलीजन है. तो यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखते हुए इस राइट को लाया गया. तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है? इट सेज दैट ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस. ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट. अब इनका मतलब क्या होता है वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगी. ओके, ये वर्ड्स का मतलब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जब आप आंसर राइटिंग भी करेंगे, अगर स्टेट पीएससी में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे सीधा आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं, तो आपको इनको मेंशन करना पड़ेगा. राइट, सो और आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वन इज़ जो MPPSC पर्सपेक्टिव से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, दैट इज़ की राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28 है. तो अब अगर इसमें से 27, 26 अगर कोई भी आर्टिकल दिया जाए और सीधा लिख दिया जाए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है, और इनमें से सपोज 26 दे दिया ऑप्शन में, 22 दे दिया, 23 दे दिया, 24 दे दिया, तो आप 26 को फिर टिक करेंगे. बिकॉज आपका ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में रिलीजन के अंदर इसके सब पर्सपेक्टिव हैं कि कौन सा आर्टिकल रिलीजन के किस एस्पेक्ट के बारे में आपको बताता है. तो ये हम यहाँ पे जानेंगे. तो सबसे पहले फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, उसका मतलब होता है इंडिविजुअल अपने तरीके से अपना रिलेशन जो है वो भगवान के प्रति मोल्ड कर सकता है. सपोज मैं इंडिविजुअली कोई पूजा को कर रही हूँ, तो अब यहाँ पे आके कोई मुझसे आके नहीं करेगा कि नहीं आप इस तरीके से कीजिए. ये मेरा अपना कंसाइंस है, मेरी अपनी अंतरात्मा कह रही है कि मुझे इस तरीके से चीज़ों को रखना है, तो मैं उस तरीके से चीज़ों को रखूंगी. द इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रिएशन इन वॉट एवर वे ही डिज़ायर. जिस तरीके से उस व्यक्ति को लगता है वो इस तरीके से ईश्वर की पूजा करेगा. राइट टू प्रोफेस, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली. प्रोफेस का मतलब क्या हुआ? बताना कि हम बता रहे हैं कि मेरा रिलीजन ये है, मेरे बिलीफ ये है. इस पे कोई आपको आके बोल नहीं सकता कि नहीं आप मत कीजिए, आप इसको चीज़ के बारे में ओपनली डिस्कस मत कीजिए. आपको अपने रिलीजियस एस्पेक्ट, आप किसी चीज़ को फॉलो अप करते हैं उनको बताने का, उनके बारे में उनमें बिलीव करने का, फेथ रखने का पूरा हक है. राइट टू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस का मतलब हो परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्क. जो रिचुअल्स होते हैं कि आप अपने किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके लिए किस तरीके से आप वर्शिप करना चाहते हैं, ये आपको हक है. आप जिस तरीके से वर्शिप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. ओके. राइट टू प्रोपोगेट. राइट टू प्रोपोगेट का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स और एक्सपोजिशन ऑफ टेनेट्स ऑफ वन रिलीजन. बट इसका मतलब ये नहीं, आप बता सकते हो अपने बिलीफ किसी को जाके बता सकते हो, और लेकिन उसमें आप ज़बरदस्ती उससे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते. सपोज अगर 2 व्यक्ति हैं और कोई
किसी एक रिलीजन को फॉलो करता है तो और वो व्यक्ति उसको उस रिलीजन के बारे में बता रहा है, उसके बारे में जानकारी उसको दे रहा है कि ये ऐसा होता है, इसमें ये चीज़ होती है, वो चीज़ सामने वाला व्यक्ति कर सकता है, राइट। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे महात्मा अब वो क्या बोलते बताते हैं, रिलीजन के बारे में बता रहे हैं तो वो बता सकते हैं। और किसी को फॉलो अप करना है वो भी उनका राइट आ जाता है, राइट। अभी हमने पढ़ा है कि राइट टू प्रैक्टिस, किसी को अपने जो रिलीजन जो वर्शिप करनी है उसको प्रैक्टिस करने का हक है, राइट। और लेकिन कोई किसी से फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं करा सकता है कि नहीं, आप फोर्सिबली किसी को नहीं कह सकते कि इस रिलीजन को फॉलो कीजिए, वो वहाँ पे आप वायलेट कर देते हो सामने वाले व्यक्ति के राइट को। स्टेट भी नहीं कर सकता, इंडियन स्टेट तो कर ही नहीं, इंडियन स्टेट का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, वी आर द सेक्युलर कंट्री। It include the convert another person to one's own religion. Forcible conversion, it does not किया include right to convert another person to one's own religion, और forcible conversion नहीं होता है। इम्पिंज है वो आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस पे, क्योंकि वो अपनी उसकी खुद की डिजायर है जो उसको गारंटी कर रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ओके, अब आपको इसमें क्या एस्पेक्ट जाना अवेलेबल है कि ये राइट्स अवेलेबल किसको हैं, ये इस पे क्वेश्चन बहुत प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि कौन कौन से राइट्स आपके अवेलेबल हैं और कौन कौन सिटीजन्स को अवेलेबल है, कौन कौन से राइट आपके नॉन सिटीजन्स या फिर फॉरेनर्स को अवेलेबल है। दीज आर अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन। यहाँ नॉन सिटीजन का मतलब फॉरेनर्स से हुआ। दीज फॉरेनर्स इन द सेंस जो कि यहाँ से जिसको यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिली हुई है वो आपके फॉरेनर्स काउंट होंगे। दीज इसलिए नॉन सिटीजन। दीज राइट आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। इन सब के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पब्लिक ऑर्डर क्या होता है कि सोसाइटी का अपना एक कंडक्ट होता है, उसके कुछ अपने मोरल्स होते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जब आप इन राइट्स को फॉलो अप कर रहे हैं, इन राइट्स का उपयोग कर रहे हैं तो आप ये नहीं है कि आप इन चीज़ों को वायलेट कर दें, इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड है इस वे में। अब आर्टिकल 25 ने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है कि क्या कि आप जो कुछ चीज़ों को स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में डिसीजंस दिया था, तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत वो 2 एक्सप्लेनेशंस को उन्होंने दिए। 1, वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। एंड दूसरा क्या था कि इसमें हिंदू जो जब आप हिंदू वर्ड के हिंदूज के बारे में पढ़ोगे तो उसमें आपके सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी इंक्लूड होंगे। हिंदूज में अकेला एक हिंदू नहीं, ये कम्युनिटीज भी इसमें इंक्लूडेड होंगी। तो आर्टिकल 25 में ये 2 एक्सप्लेनेशन ओवर द टाइम पीरियड बताए गए थे कि बियरिंग और कैरिंग ऑफ कृपान जो है वो प्रोफेशन जो है वो सिख रिलीजन में वो ऐसा कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं कृपान को, क्योंकि कृपान एक छोटा सा आपका चाकू का फॉर्म होता है, तो वो उस तरीके से आ सकता है कि आर्म्स एम्यूनिशन कैरी करना इस तरीके से बिना परमिशन के, बट उनको उनके रिलीजियस एस्पेक्ट में ये कैरी करने का हक है। आर्टिकल 26 पर आते हैं। अब आर्टिकल 26 क्या बताता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर्स जो हैं आपको उनको कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो जो एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द, उनके पास अपने जो आपके रिलीजियस डिनोमिनेशंस होते हैं, डिनोमिनेशन से मतलब है बेसिकली जो उनके कोई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन रिलीजन के, कुछ लोगों का एक जो ग्रुप होता है उस रिलीजन से रिलेटेड, उनको क्या क्या राइट अवेलेबल है। उनको ये राइट अवेलेबल है कि आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। इस चीज़ के लिए आप इस राइट को यूज़ किया जा सकता है कि वो जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो इन पर्पस के लिए आप इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकता है। अपने अफेयर उनको खुद मैनेज करने का हक होता है। इसमें बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में शायद स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा, ओनली इन दैट केसेस जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होंगे ये राइट्स, वहाँ पे शायद वहाँ पे जाके स्टेट इन्वॉल्व होगी, बट अदरवाइज इनके अफेयर्स में स्टेट नहीं बोलती है। स्टेट इन द सेंस यहाँ पे
गवर्नमेंट, कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिकल 12 में जो स्टेट का मतलब बताया गया है वही स्टेट। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी एक्वायर करने का, मूवेबल इमूवेबल जो चल सकती हो, जो प्रॉपर्टी की कोई बैन है, इमूवेबल कोई आपकी लैंड्स हो गई, कुछ हो गया, इस तरीके से चीज़ें आपको उनको एक्वायर करने का, और उनको अपन एडमिनिस्ट्रेटर और प्रॉपर्टी को जो लॉ के अंदर जिस तरीके से भी उस चीज़ को उनके बारे में बताया गया है वो उनको उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर करने का भी हक है। ये आपकी तो बेसिकली आपका कि कोई रिलीजन है वो अपना इंस्टीट्यूशन, उसके अफेयर्स, उसके लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना ना खरीदना, उन सब चीज़ों के लिए भी एक रिलीजन का जो डिनोमिनेशन होता है उसके पास उसके वो राइट्स अवेलेबल होते हैं। सिंपल। अब जो ये आर्टिकल्स है ना ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा आपका राइट टू इक्वेलिटी टू लेके राइट टू फ्रीडम वाले जो थोड़े आर्टिकल हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बट ये ओवरऑल थोड़ा इन जनरल आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आपको वो समझ में आती है तो आपको ये राइट, या फिर आपको हिंदी लैंग्वेज भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, तो अगर समझ में आती है आपको लैंग्वेज तो आप इसको अच्छे से रिलेट कर जाओगे। बहुत ज़्यादा कुछ इस में अभी बताने के लिए इतना है नहीं। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो मेंशन है वो मैंने आपको हाईलाइट कर दी हैं, कि जहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है वहाँ वो मैंने आपको हाईलाइट कर दी है, बट मैं आपको अगेन एंड अगेन यही चीज़ मेंशन कर रही हूँ कि स्टेट के पर्सपेक्टिव से जब आप पढ़ेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव, मेनली आर्टिकल्स पूछे जाते हैं इस एरिया में, या फिर फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है इस एस्पेक्ट को पूछ सकते हैं, या फिर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ। डिटेल में तो जब मेंस पर्सपेक्टिव से लिखना है तो ये चीज़ें ही पूछी जाएंगी। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए 2 कंडीशन रखी थी जो इनको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। ओके, ये जो कंडीशंस हैं इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इट शुड बी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैज सिस्टम ऑफ बिलीफ विच दे रिगार्ड एज कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेल बीइंग। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, कुछ लोग होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति आया और उसने बता दिया। वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जिनका खुद का अपना एक बिलीफ सिस्टम हो। ये यहाँ पे डॉक्ट्रिन लिखा हुआ है। डॉक्ट्रिन का मतलब है कि उन्होंने अपने कुछ एक किसी डॉक्यूमेंट टाइप का बना के उस बिलीफ सिस्टम को कहीं लिख रखा है, तो बेसिकली उस चीज़ से इसको रिफ़र करना चाहते हैं। ये उनका अपना एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अगर आपको रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए कि वो कुछ लोग हों जिनका एक बिलीफ सिस्टम हो, ओके, और एक उनका कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो, और तीसरा इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम, और उनका अपना एक नेम दे दिया गया हो। इसमें उन्होंने 2 नाम को भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जैसे रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन जो है वो अकेला विवेकानंद जी ने तो बना नहीं लिया था, और भी लोग आए थे, जैसे सिस्टर निवेदिता थी, एक इम्पॉर्टेंट नेम है यहाँ पे, वो आई, और भी उनके साथ लोग जुड़े जिन्होंने इस मिशन को इस्टेब्लिश किया। इनका अपना एक फेथ सिस्टम था कि सपोज ये वेदांता फिलॉसफी में वो बिलीव करते हैं, यानी ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इस तरीके से ये इन सब चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहे हैं इन क्वेश्चन को, कि कुछ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, इनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, इनका अपना एक कॉमन बिलीफ है, तब जाके ये ये नाम सुप्रीम कोर्ट ने इनको माना भी कि ये इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर हिंदू रिलीजन में इस रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंदर आते हैं, रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये अपने राइट। इवन आनंद मार्गा इज द वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसको ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया कि ये जो रिलीजन है इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इनका डिस्टिंक्ट नेम भी है, इनकी जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी को ये लोग फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इनको नेम भी दिए हैं, इनके कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स का ये फेथ लेके आए हैं और इस सिस्टम को इन्होंने बनाया है। आर्टिकल 27 आपको क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। फ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि टैक्स जो है आर्टिकल 27, हाँ,
वहाँ पे किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्सेशन नहीं होता है। दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस, कि कोई इंसान अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहा है तो उस प्रमोशन के लिए उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके, सो अभी टैक्स और फी में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप जानोगे। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स, ओके, एंड फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। दिस प्रोविजन क्या करता है, प्रोहिबिटेड करता है आपको द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग और पैट्रनाइजिंग सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर अदर। ये रिलीजन आपको क्या करता है, ये प्रोविजन किसी स्टेट को, स्टेट यहाँ पे वर्ड याद करना, प्रोहिबिटेड करता है आपका कि आप किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकते। एक रिलीजन को सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि वही चीज़ जो मैं आपको कई बार बता चुकी, वी आर द सेक्युलर कंट्री, इंडिया डोंट हैव देयर ओन, कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है इंडिया का, इसलिए तो ये एस्पेक्ट होगा कि वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेंगे। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट ओनली लेवी ऑफ टैक्स नॉट अ फी। फी को नहीं सेट किया जाता है। जैसे हज यात्रा पर व्यक्ति जाता है तो वहाँ पे कुछ फी उनसे चार्ज है, तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाता, जो उनके उस वहाँ पे जाने के लिए खर्चे हैं, अगर स्टेट वहाँ पे भेज रहा है उनको तो बस उससे कुछ, सपोज मेंटेनेंस के लिए जो फ़ी उनसे ली जा रही है वो आपका वहाँ टैक्स में काउंट नहीं होता है, वो फ़ी चार्ज उनसे की जा सकती है, बस टैक्स उनकी उस पर प्रॉपर्टी पर नहीं लगता है। ओके, और आर्टिकल 28 आपका क्या बताता है आपको, आर्टिकल 20 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बोला जा रहा है कि आप किसी रिलीजन के कुछ रूल्स हैं, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सपोज इनकी प्रेयर से आपको इस रिलीजन की प्रेयर गानी पड़ेगी। अब ये कहाँ पे इनका फ्रीडम मिलता है, कहाँ पे इनका यूज़ हो सकता है, इस आर्टिकल से हमें इस बारे में पता चलेगा। नो रिलीजियस instruction shall be provided in any education who maintain out of the state fund। state fund मतलब गवर्नमेंट उनको अगर फंड कर रही है तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं दिए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 25 आपका किस चीज़ के बारे में बताता है कि आप रिलीजन को कैसे फॉलो करें। फिर आपका 26 जो आता है वो आपके किस चीज़ के बारे में बताता है कि अपने अफेयर्स को आप रिलीजन के कैसे मैनेज कर सकते हो। आप 27 आपको किस बारे में बताता है, टैक्सेशन की, आपका टैक्स की लॉ क्या, जैसे ये अपना रिलीजन को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं तो क्या इन पर कोई टैक्सेस लगते हैं, कोई फ़ी इन पर लगती है क्या नहीं, इस चीज़ के बारे में आर्टिकल। तो रिलीजन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट कवर किए जा सकते हैं फॉलो अप करने से लेकर, उसका कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, वो आपके आर्टिकल 25 से लेके उन राइट्स के बारे में 28 तक बताया गया है। ओके, और स्टेट किसी वन रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती है, और इट प्रोवाइड ओनली लेवी ऑफ टैक्स नॉट अ फी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आर्टिकल 27 के अंदर। आर्टिकल 28 क्या होता है आपका, 4 टाइप के, जैसे इसमें बताया कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। स्टेट फंड मतलब आपकी गवर्नमेंट उसको कंप्लीटली सपोर्ट कर रही है अगर उस तरीके से, तो उस इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं ले जाएंगे। और कुछ अब आपके इंस्टीट्यूशन को आप डिस्टिंग्विश भी इसी आर्टिकल के अंदर किया गया है, कौन से होली मेंटेन माने जाएंगे कौन से नहीं। एक आएगा आपका जो होली, तो यहाँ पे तो कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया जाएंगे। इंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के एस्पेक्ट बता रहा है कि किसी सपोज स्टेट में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रन कर रहे हैं, तो वहाँ ये बता सकते हैं कि अच्छा पढ़ाई इस तरीके से होना चाहिए, ये सिलेबस फॉलो होना चाहिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बाय स्टेट किया जा रहा है। लेकिन वो वहाँ अगर, लेकिन उसका बाकी मैनेजमेंट जो है, जो फंड वाइज चीज़ें हैं या जो है
वो अगर कोई ट्रस्ट देख रहा है तो वहाँ पे अगर वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो फॉलो अप करने को बोल रहे हैं तो वहाँ पे आप ये वाला चीज़ नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पे राइट आपका वायलेट नहीं होता है। ओके, और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं। वहाँ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉलेंट्री बेसिस आ जाता है कि आपको वॉलेंटियर कंसेंट बेसिस पे वो आपसे पूछ लेंगे। अगर माइनर होगा तो आपके पेरेंट्स से पूछ लिया जाएगा, और बाकी इन जगहों पे प्रोहिबिटेड हो जाते हैं इन दो एस्पेक्ट में। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, इस तरीके से आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड ब्रेक, आई विल let you know about other aspect of the rights. Let's continue with the other topic. यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये यहाँ पे जो है आपका ये वाला एस्पेक्ट लग जाता है कि कुछ एस्पेक्ट में वॉलेंट्री बेसिस आपका लग जाता है। अब वॉलेंट्री बेसिस, कंसेंट बेसिस क्या होते हैं मैं आपको लेटरली क्लियर करूँगी। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट अब आते हैं। आर्टिकल 29 to 30 इस बारे में हम जानेंगे। आपके कुछ कल्चर से रिलेटेड, आपके एजुकेशन बेसिकली आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड आपके पास क्या राइट होते हैं, इन चीज़ों के बारे में। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को क्या राइट होते हैं, ये इन चीज़ों आर्टिकल 29 to 30 में बताया गया है। जब आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसमें जानेंगे तो आर्टिकल 29 to 30 ये वाला एस्पेक्ट आपका आ जाएगा। तो आर्टिकल 29 में हम जानेंगे पहले, यहाँ आपका मेन कहता है माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है। ये किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? माइनॉरिटीज़ कौन होती है? माइनॉरिटी आपकी लैंग्वेज वाइज हो सकती हैं, माइनॉरिटी आपकी रिलीजन्स वाइज हो सकती हैं, जैसे आपकी सिख कम्युनिटी हो गई, जैन कम्युनिटी हो गई, बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियन। दीज आर माइनॉरिटीज़ बिकॉज दे आर नॉट मेजॉरिटी इन योर कंट्री, राइट। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये आर्टिकल 29 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल इनको ध्यान में रख के ये राइट्स बनाया गया है। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ को रख के, तो आर्टिकल 29 प्रोवाइड करता है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। कि आप किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहे हो और आपके पास जो है एक आपकी लैंग्वेज है, आपकी कोई आपकी उस लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है। ओके, हर लैंग्वेज की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, विदाउट स्क्रिप्ट कोई लैंग्वेज नहीं होती है। जैसे इंडियन लैंग्वेज में हिंदी की जो है वो देवनागरी है, देवनागरी स्क्रिप्ट है। ओके, कल्चर है अपना खुद का, तो उसको कंजर्व करने का आपको हक है। ये आपका आर्टिकल 29 एंश्योर करता है। No citizen shall be denied admission into any educational institution। इसी आर्टिकल के अंदर आता है आपका, 1 second, I was just checking। कोई भी जो है आपका डिनाई नहीं किया जाएगा उसको, किसी भी सिटीजन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन करने के लिए स्टेट रिसीविंग आउट द स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। ओके, अगर आपको इस बेसिस पे, ये आप चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन रिलीजन वर्ड भी आप देखिए, और ये जो आपके कल्चरल एस्पेक्ट है बेसिकली उस बेसिस पे आपका जो रिलीजन है, रेस है, कास्ट है और लैंग्वेज है, ये आपके कल्चरल एस्पेक्ट हैं, आपकी सोसाइटी के कल्चरल एस्पेक्ट है, इंडियन सोसाइटी के। इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे कि नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आपका स्टेट मेंटेन कर रहा है और रिसीव कर रहा है एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। ओके, तो ये चीज़ आपको माइंड में अपने रखनी है। दूसरी चीज़ अब हम देखते हैं आपकी कि आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन ग्रांट करता है, सिर्फ आपका रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को नहीं रखता है, वो आपका यहाँ पे
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी कहता है। मैंने बोला ना आपको कि आप सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी नहीं होते हैं, आप अपने देश में लैंग्वेज के बेसिस पर भी माइनॉरिटी हैं। वहाँ पे क्योंकि हम कई लैंग्वेज भी हैं, हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी हैं। आप इसके बारे में भी पॉलिटी में पढ़ेंगे कि हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज वी हैव। तो उसके बेसिस पे भी माइनॉरिटीज़ होती हैं, लैंग्वेज के बेसिस, तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ उनको भी प्रोटेक्शन देता है, सिर्फ आपकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन नहीं देता है। सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है यहाँ पे जैसे बात की गई है, आर्टिकल इंक्लूड माइनॉरिटीज़ भी आती हैं यहाँ पे, एज वेल एज मेजॉरिटी भी आती है आपकी। ओके, तो जो यहाँ पे कुछ सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के बारे में बात की गई है, जैसे उनका जब रिलीजन और जैसे इस बारे में बात की गई है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और लैंग्वेज के बेस पे आपको डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन में, तो अकेली वहाँ पे माइनॉरिटी का एस्पेक्ट नहीं आएगा कि रिलीजियस ये माइनॉरिटी है, वहाँ पे आपकी मेजॉरिटी वाली भी जो रिलीजन होगा वो भी कवर होगा। कि ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति सपोज in India, Hindu religion is in Hindu religious people are in more in majority, तो it doesn't mean कि हिंदू को डिनाई कर दिया जाएगा उस वहाँ पे एडमिशन लेने से। तो यहाँ इस पर सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है इस आर्टिकल में, जो इसका मतलब है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि वो सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं आपके देखता है, वो आपकी मेजॉरिटी को भी देखता है। आर्टिकल बोला ना, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है, प्रोवाइडेड एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन आर रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ इट्स एंड shall have right to conserve the same. Though it gives the protection to minorities, definitely specifically it gives the protection to minorities, but कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी को इन्होंने बोल दिया कि नहीं, मेजॉरिटी वाले जो लोग हैं उनको ये राइट नहीं है, उनको भी यहाँ पे राइट है। ओके, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर को बनाए रखने का। इसका बेसिक डिफरेंस यही है सेक्शन ऑफ सिटीजन इन आर्टिकल दैट इंक्लूड माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड द राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। एजिटेट करने का मतलब क्या होता है कि आप इसके लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, आप लड़ सकते हो, लड़ इन द सेंस नॉट हार्मफुल लड़ाई, हार्म नहीं करना है उस लड़ाई में किसी को, मतलब आप अपने उस राइट के लिए अपनी आवाज़ उठा सकते हो, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। Even one more thing here I want to remind कि अगर आपका जैसे एक आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब आप वो अपनी पॉलिटिकल स्पीच देते हैं और वहाँ पे अगर वो किसी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं या उसके बारे में बोल रहे हैं, तो वो वहाँ पे वो किसी भी रूल को वायलेट नहीं कर रहे हैं। जैसे बोला जाता है ना कि अगर आप जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो वो ऐसा कुछ बोल रहा है कि वो किसी कम्युनिटी को इंस्टिगेट करता है या कम्युनिटी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो वो उसको कुछ पनिशमेंट मिलने का हक होगा। बट अगर वहाँ पे आप किसी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं या उस लैंग्वेज के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ वहाँ पे वायलेशन में काउंट नहीं होगी। आर्टिकल 30, right of minority to establish and administer educational institution। माइनॉरिटीज़ यहाँ पे वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया था, आपने देखा होगा। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के बारे में बताया गया कि माइनॉरिटीज़ को राइट होता है अपना इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने का, उसको एडमिनिस्ट्रेटर करने का। तो आर्टिकल 30 जो है, जो आपकी माइनॉरिटीज़ होती हैं, चाहे वो रिलीजियस हों चाहे वो लिंग्विस्टिक, ये जो आर्टिकल 30 है ये स्पेसिफिकली फॉर माइनॉरिटीज़ है। जैसे आपने आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में यही डिफरेंस है कि आर्टिकल 30 में स्पेशली माइनॉरिटीज़ पे ही फोकस किया गया है, बट जो आर्टिकल 29 है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, वहाँ पे मेजॉरिटी भी आता है कि मेजॉरिटी भी अपने कल्चरल राइट और लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं।
बट यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ है, यही आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का डिफरेंस है। तो आर्टिकल 30 किसको, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन। अगर आपसे कभी प्रीलिम्स में अकेले सीधा क्यूमुलेटिव ना पूछ के कि कल्चर और एजुकेशनल राइट किस में है और सीधा पूछ लिया जाता है, तो आपको ये वाली हेडिंग्स याद रखनी है, ओके, कि ये आर्टिकल 29 इस चीज़, स्पेसिफिकली इस चीज़ की बात है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट कल्चर ऑफ एंड राइट टू कंजर्व द सेम। आर्टिकल 30 आपका किस बारे में बात करता है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का कल्चर है, ये यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में आर्टिकल 30 बात करता है। इंस्टीट्यूशन की बात आती है तो वो आर्टिकल 30 में है, और आपके कल्चर एंड लैंग्वेज उनकी बात आती है तो वो आपके आर्टिकल 29 में है, ओके। स्पेसिफिकली जब 29 और 30 क्यूमुलेटिव अगर पूछते हैं तो कल्चरल राइट्स आपके जो हैं वो आर्टिकल 29 to 30 हैं माइनॉरिटीज़ के। ऑल, तो किस तरीके से इस्टेब्लिश कर, ऑल माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अपने चॉइस के, जिस तरीके से रिलीजन को होता है माइनॉरिटीज़ को भी होता है। द कंपेंसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी रिस्ट्रिक्ट अबाउट द राइट गारंटीड टू देम, ओके। अगर कंपेंसेशन अमाउंट मिलता है जो उनकी प्रॉपर्टी को अगर एक्वायर कर लिया जाता है स्टेट के द्वारा, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको राइट नहीं है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं कर सकते या क्या। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि द कंपेंसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट और अबाउट द राइट गारंटीड टू देम, कि वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि ऐसा राइट उनको अवेलेबल नहीं है, ओके। इन ग्रांटिंग द एड स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन। जब स्टेट अपनी तरफ से कोई एड देता है किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, इट्स जस्ट उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए देता है। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी वाले से कुछ दिक्कत है, या जस्ट टू क्योंकि वो माइनॉरिटी में एक वो लेवल पे आ जाए, इसलिए स्टेट अपनी तरफ से कुछ एड प्रोवाइड करता है। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय द माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी के अपने राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स। द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30, यही बात मैं आपको बोली थी, ओनली कन्फाइंड टू माइनॉरिटीज, ओके। ये बात आपको दिमाग में रखनी कि आर्टिकल 30 जो है वो आपका सिर्फ माइनॉरिटी तक ही कन्फाइंड है, माइनॉरिटी के बारे में ही स्पेशली। और एक चीज़ और, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को प्लीज़ ध्यान में रखिए, अपने माइंड में रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आप आंसर राइटिंग करें, जब अगर राइट टू माइनॉरिटी पे आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप आंसर राइटिंग करें, तो उस समय आप इन 2 पॉइंट्स को लिखना मत भूलिएगा। ये आपके आंसर को बहुत वेटेज देगा कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 कन्फाइन ओनली टू माइनॉरिटी एंड द टर्म माइनॉरिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइन एनीवेयर। कहीं भी माइनॉरिटी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, हैज़ नॉट बी डिफाइन एनीवेयर, ये आपको दिमाग में रखना है। द राइट अंडर आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूड द राइट ऑफ माइनॉरिटी to impact education to its children or impart I said impact education into to own children, अपनी लैंग्वेज में आप दे सकते हो। माइनॉरिटी की जो अपनी मदर टंग हो वो उसमें अपने जो उनके उस एजुकेशन में बच्चे हैं उनको उस लैंग्वेज में दे सकते हैं, उनका राइट होता है। अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन किस टाइप के होते हैं, इस तरीके के होते हैं, किसी के रिकॉग्निशन एज वेल एज रिकॉग्नाइज्ड भी हो रहे हैं स्टेट के द्वारा, एड भी ले रहे हैं, उसमें बस इतना फ़र्क पड़ जाता है जब इस तरीके के इंस्टीट्यूशन को डिफाइन किया कि स्टेट पर उनका हक कितने लिमिट तक है, बस इसलिए इन इंस्टीट्यूशन को डिफाइन किया गया। सेम इन रिलीजन वे एंड सेम इन माइनॉरिटी वे। द इंस्टीट्यूशन दैट सीक ओनली, सिर्फ जो रिकॉग्निशन ले रहे हैं, एड नहीं ले रहे हैं। द इंस्टीट्यूशन जो इसमें से कुछ भी ना ही रिकॉग्निशन लेते हैं ना एड लेते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना है बस कि ये 3 टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं और ज़्यादा इनका इतना कोई
इतना ज़्यादा उपयोग नहीं है। मेन चीज़ मेनली यहाँ पे काम करता है। जब आप इसमें जाओगे तो मेनली ज़्यादातर यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेता है और वर्ड्स को इधर उधर थोड़ा करके कि इंस्टीट्यूशन कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या सिर्फ अपने ही तरीके से पूरी तरीके से रन करते हैं, स्टेट का कोई हक नहीं होता है। नहीं, टाइप्स होते हैं जहाँ पे उनकी लिमिट होती है कि स्टेट की लिमिट यहाँ तक है किसी इंस्टीट्यूशन पर, और किसी इंस्टीट्यूशन पर बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके फंडामेंटल राइट्स में डिफाइंड है। ओके, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि सारे राइट्स आपके एक तरफ देखा जाए और ये राइट आपका एक तरफ है। क्योंकि अगर ये राइट आपके पास नहीं है तो फंडामेंटल राइट की का कोई फिर यूज़ आप कैसे करोगे, उसकी एनफोर्सिबिलिटी को। मेन तो यही है ना, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल। अब वो किस राइट के थ्रू एनफोर्सेबल होते हैं? ये आपका आर्टिकल 30, इवन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मैंने इसको इसलिए बी आर अम्बेडकर का ये इसलिए बोला है, कन्फर्म द रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। इसलिए मैंने इस राइट के बारे में आपको बोला है कि ये एनफोर्सबिलिटी इंश्योर करता है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ अंडर फंडामेंटल राइट, क्योंकि अपने फंडामेंटल राइट को गारंटीड करता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बी आर अम्बेडकर ने भी इसको सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बोला है, एन आर्टिकल विदाउट विच इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी। इट इज़ द सोल ऑफ द, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टेट पीएससी, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछता है, तो इसको दिमाग में रख दीजिए। व्हाट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु सेड द आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये स्टेटमेंट था, बिकॉज ही वॉज द ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन, इसलिए इनका स्टेटमेंट भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। द सुप्रीम को और पॉलिटी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एमपीपीएससी काफ़ी बार पूछता है, तो आप ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनको ज़रूर ध्यान रखें, स्पेशली जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं और ज़्यादा प्रचलित पर्सनैलिटीज़ जो रही हैं उनके स्टेटमेंट ज़्यादातर एमपीपीएससी कवर करता है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल दैट आर्टिकल, और सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया, ये सब बेसिक फीचर भी है। तो आप जो एनफोर्सिबिलिटी है वो आपका बेसिक फीचर है, इसको कोई अमेंड भी नहीं कर सकता है। अदरवाइज आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी डॉक्ट्रिन है वो ही बदल जाएगी, और उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में बोल रखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलना चाहिए, आप बाकी आपके पार्लियामेंट के साथ हर तरीके से अमेंड करने का राइट है। इट कंटेन्स द फॉलोइंग 4 प्रोविजन। द राइट टू मूव द, इसमें है कि जो इसके आर्टिकल 13 किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये गारंटीड कर रखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि इनकी एनफोर्सबिलिटी को कैसे इंक्लूड करे। तो सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से लेता है इसको, ये रिट्स होती हैं, आर्टिकल 32 में ही इन रिट्स के बारे में बताया। ये रिट्स क्या होती है मैंने आज आपको नहीं बताऊंगी, काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक पड़ जाता है, इनको समझना थोड़ा, तो इसकी मैं आपकी अलग से क्लास लूँगी जिसमें आप लगभग 15 से 20 मिनट मुझे एक इस रिट को समझाने में आपको लगेगा, तब मैं आपको इन रिट्स का यूज़ समझा दूंगी। अभी आप इतना माइंड में रखिए, अंडर आर्टिकल 32 आपके फंडामेंटल राइट के एनफोर्सबिलिटी के लिए कुछ रिट्स इशू होती हैं जिनके थ्रू आप अपने फंडामेंटल राइट के लिए आवाज़ उठा सकते हो। तो इन चीज़ों को याद रखिए। द पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर एंड रिट ऑफ ऑल काइंड। पार्लियामेंट के पास, ये सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है, सुप्रीम कोर्ट का पावर कोई नहीं छीन रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ रिटन कि आपकी फंडामेंटल राइट को गारंटीड कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तो करेगा ही करेगा, बट आपका पार्लियामेंट के पास पावर है, वो चाहे तो कंट्री के किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकती है, यानी अदर कोर्ट टू इशू कर सको ये एनफोर्सबिलिटी, फंडामेंटल राइट के लिए एनफोर्सबिलिटी, और उसके लिए रिट होते हैं, जो ऑर्डर होते हैं वो अदर कोर्ट भी इशू करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। The right to move the Supreme Court shall not be suspended except as other provided by the Constitution। कि
जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बताया है कि आप किस तरीके से जा सकते हो अपने राइट के लिए, आपको जाने का वो पूरा पूरा हक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में नहीं बताया गया है कि कैसे नहीं जा सकते, तो आप अदरवाइज वहाँ पे नहीं बोल सकते हो, अपने हिसाब से कोई लॉ नहीं ला सकते हो। टिल द टाइम कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशनिंग कि इस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो आप जा सकते हैं। आर्टिकल 33 पर अब हम आते हैं। आर्म्ड फोर्स एंड फंडामेंटल राइट। हमारी आर्म्ड फोर्स के पास क्या फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, या उनका फंडामेंटल राइट के साथ क्या सिनेरियो है, क्योंकि वो आपकी सिक्योरिटी देखती हैं उस कंट्री की, तो उस एस्पेक्ट को आपको अपने माइंड में रखना है। आर्टिकल 33 एम्पावर द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट abrogate the fundamental right of the member of armed force, paramilitary force and police force, intelligence agencies and analogous of force. The objective of this provision is to ensure the proper discharge of their duties, the maintenance of discipline among them. क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। अगर ये भी अपनी राइट्स के लिए सपोज ये असेंबल होके बैठ जाएं एक जगह पर, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को, आपकी सिक्योरिटी को हम इसलिए इनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है। ऐसा नहीं कि इन्हें कोई अवेलेबल ही नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है इनके फंडामेंटल राइट्स। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। द ऑब्जेक्टिव इसका क्यों किएगा, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव दिस प्रोविजन टू एंश्योर दैट प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन एमंग देम, कि वो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज करें और उनके बीच में मेंटेनेंस डिसिप्लिन बना रहे। और इस पे लॉ बनाने का हक सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ऑल्दो फंडामेंटल राइट्स का लॉ बनाने का हक आपका पार्लियामेंट के पास ही है। अब इसके बाद आते हैं हमारा, और जो आपके फोर्सेस होते हैं, इनमें सिर्फ आपके सारे जो भी इस फोर्सेस का पार्ट होते हैं, इवन आपके जो कुक होते हैं इन फोर्सेस में, जो बार्बर होते हैं इन फोर्सेस में, ये सेम एप्लीकेशन उन पे भी अप्लाई होती है। तो इस फोर्स के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं, जिस टाइप के भी रिक्रूटमेंट होते हैं, जिस फील्ड में, क्योंकि एक सिक्योरिटी अकेला रिक्रूटमेंट नहीं होता है किसी फोर्स का, उसकी मेडिकल फील्ड्स भी होती हैं, उसकी जो डेली एसेंशियल एक्टिविटीज़ की, जो डेली आपकी लाइफ की जो ज़रूरत की चीज़ें, उसकी भी अपनी रिक्रूटमेंट होती हैं, तो उन पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है। आपका मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या कनेक्शन है? मार्शल लॉ का बेसिकली मतलब होता है मिलिट्री रूल, कि किसी एरिया की जो स्थिति है, वहाँ के लोग ने वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ ही वॉइस रेज करना स्टार्ट करती है। आर्म्ड वे में वो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, आर्म्ड हैं दे आर, तो आर्म्ड एम्यूनिशन है उनके पास और कर रहे हैं, तो वहाँ पे मिलिट्री लॉज कंडीशन में आ जाती हैं। तो यहाँ पे मार्शल लॉ कहते हैं प्रोवाइड, आर्टिकल 34 के अंदर है, ये डिफरेंस जरूर याद रखना। आर्टिकल 34 इज मार्शल लॉ एंड आर्टिकल 33 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ योर आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है। Provide for the restriction on fundamental right while martial law is in the force in any area within the territory of, ये इंडिया है प्लीज़, ये इसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये वर्ड थोड़ा इसमें छूट गया है, प्लीज़ सॉरी फॉर दैट थिंग, ये इंडिया इसको मेंशन रखिएगा, ये इंडिया वर्ड है। प्रोवाइड फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट बाय मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आपके जहाँ पे भी मिलिट्री रूल आएगा, आपके फंडामेंटल राइट वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि मिलिट्री रूल आ ही वहाँ रहा है जहाँ आपको स्टेट के अगेंस्ट असेंबल हो सकते हो, आपको क्या बोलते, मूवमेंट भी स्टेट के खिलाफ आप असेंबल होके कुछ अपनी वॉइस को रेज किया जा सकता है, आपको एसोसिएशन भी फॉर्म करने का हक है, लेकिन आपको
स्टेट के खिलाफ आर्म्ड बॉयज बना उठाने का, यहाँ पे ये आपके रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वहाँ पे आप इस स्टेट की सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे आपका राइट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। वहाँ मार्शल लॉ अगर आपकी फोर्स में आ गई है, जब मिलिट्री रूल वहाँ पे आ गया है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स वहाँ रिस्ट्रिक्टेड हो ही जाएंगे। आ ही इसलिए आए क्योंकि आप फंडामेंटल राइट के अपोजिट जा रहे हो। वहाँ जो रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट को, आप उसको क्रॉस कर रहे हो इस रिस्ट्रिक्शन को, इसलिए मिलिट्री रूल फॉर्म में आ रहा है। इसलिए आपके फंडामेंटल सीधा रिलेशन है कि वो आपको समय पे नहीं मिलेंगी। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू indemnify any government servant or any other person for an act done by him in connection with the maintenance and restoration of order। सिंपल इंग्लिश है ये, इसलिए मैं आपको इतना जो ज़रूरी पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो किसी भी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कोई भी इंसान हो, जब वहाँ पे जो वहाँ पे रूल क्या बोल रिस्टोर करने के लिए उस गवर्नमेंट को या उस एरिया की जो प्रोसेस है उसको रिस्टोर करने के लिए अगर आवश्यकता होगी और वहाँ पे कोई व्यक्ति अगर परेशानी क्रिएट कर रहा होगा, तो पार्लियामेंट उसको इंडेमनिफाई कर सकता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। यहाँ पे कौन करता है, लेकिन ये चीज़ पार्लियामेंट करता है कि उस व्यक्ति को वहाँ से हटा सकता है या किसी तरीके की सजा दे सकता है, ये पार्लियामेंट के पास ये हक है। द एक्ट ऑफ इंडेमनिटी मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं इसको, ओके, एनी ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। आप इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कहाँ से लिया गया है, इसको बेसिकली आपके इंग्लिश जो है, इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स के वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कि मार्शल लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो कहाँ से लिया गया है। जैसे आपका ड्यू प्रोसेस लॉ है, वो उसको कहाँ से लिया गया है, मैंने आपको कल ही बताया था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसी तरीके से आपका ये जो मार्शल लॉ है ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इस एक्सप्रेशन को डिफाइन नहीं किया है। जहाँ पे मैं ये इन चीज़ों को मेंशन कर रही हूँ कि ना ये डिफाइन नहीं किया, ये वही पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे माइनॉरिटी को कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है कि स्पेसिफिकली कहीं डिफाइन किया गया है, ये इम्प्लिसिट है उसी चीज़ में, ओके। तो इसी तरीके से जैसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर को भी कॉन्स्टिट्यूशन, माइनॉरिटी वर्ड कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया। इन शब्दों को आप प्लीज़ जब भी रिवाइज करें या पढ़ रहे हो तो इन सब शब्दों पे ज़रूर गौर कीजिए। मैंने उनको कभी या तो अगर मुझसे नहीं मैं इस चीज़ में दे पाई हूँ आपको आपके नोट्स में, तो मैंने उसको आपको बोल के बताने की कोशिश की है। तो जब मैं आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा कोई पॉइंट बता रही हूँ तो प्लीज़ उन बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, वो आपको काम ही आएगा। अदरवाइज मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन शब्दों को अलग से आपको हाईलाइट करके दे दूँ, ओके। तो इस तरीके से हमने आपके फंडामेंटल, एक और आर्टिकल है आपका आर्टिकल 35, वो मैंने अभी इसलिए उसको कवर अप नहीं किया है क्योंकि आर्टिकल 35 स्पेसिफिकली कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई स्पेसिफिकली राइट को बताया गया है कि इस राइट के लिए। आर्टिकल 35 आपके जो ओवर द टाइम पीरियड जो राइट्स आए हैं उनके ही को ही डिफाइन करता है कि ये पार्लियामेंट के स्पेसिफिक पावर हैं इन पे लॉ बनाने के लिए। जो विदिन द जो आपने राइट्स पढ़े हुए हैं, जैसे अनटचेबिलिटी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 15-16 के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो इस प्रकार के जो राइट्स हैं उन्हीं राइट को स्पेसिफिकली एक आर्टिकल 35 में मेंशन कर दिया गया है कि ये राइट्स स्टेट के अंदर आते हैं, ओके। तो ये फंडामेंटल राइट का हमने टॉपिक पूरा आपका कवर कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं उसमें कोशिश करूँगी कि उसमें सुधार करूँ
और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं उस बारे में। मैंने आपको ये सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अकेला कवर नहीं किया है इन टॉपिक्स को, मैंने आपका मेंस पर्सपेक्टिव भी ध्यान में रख के इस टॉपिक्स को इन सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो आप प्लीज़ दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़िए। ऑल्दो आपका अभी प्रीलिम्स नियरेस्ट है, तो आप उन बातों को ध्यान में रखिए कि एमपीपीएससी आर्टिकल्स पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चंस आएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट टेलिंग यू दे वोंट आस्क। ये तो आप कभी भी किसी एग्जाम में एज्यूम करके नहीं जाइए कि ये नहीं, पर हाँ एक कॉन्सेंट इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट कीजिए कि ये मेन पोर्शन है तो इसको मुझे छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। बट जो थोड़ा कम उपयोगी है उस एग्जाम पॉइंट से, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कंप्लीटली अवॉइड करके चले जाएं। उसको लास्ट डे पे भले ही आप रिवाइज ना करें, बट अभी आप जब पढ़ रहे हैं, आप प्रिपरेशन में हैं, तो उन चीज़ों को पढ़ते रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है, कभी कभी वहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भले ही एक क्वेश्चन पूछें, समटाइम दैट वन क्वेश्चन मेक्स डिफरेंस अलॉट। ओके, तो उस बात को ध्यान में रखिए। और ऐसे बस कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ना है नहीं, आपको अगला मेंस भी देना है, तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। इस जस्ट कैटेगराइज कर लीजिए कि अभी प्रीलिम्स नियर है तो प्रीलिम्स की इन चीज़ों को मुझे ज़्यादा देखना है। जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे कि आपका किस पार्ट में ये मेंशन है, कौन कितने आर्टिकल फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं, कहाँ से इस फंडामेंटल राइट को लिया गया है। ओके, ये क्वेश्चन आपके बेसिक बन जाते हैं। किस आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट के अंदर भी जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, रूल ऑफ लॉ को कहाँ से लिया गया है, माइनॉरिटी जो वर्ड है वो मेंशन है या नहीं है, मार्शल लॉ जो है वो मेंशन है या नहीं, वो कहाँ से लिया। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें जैसे आर्टिकल 32 में कि इट्स द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट हो गया, बी आर अम्बेडकर सर ने दिया था, तो इट्स अ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। इस तरीके क्वेश्चन प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी अदर आप एस्पेक्ट आपके मेंस के हैं, बट उनको पढ़िए, कभी कभी प्रीलिम्स में वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमारा फंडामेंटल राइट कंप्लीट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से आपका यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब आगे हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़।